Good morning, student. This is Dimple before you, and welcome to Commerce Adda. Today we are going to start our second part of chapter number 2. अभी हमने last video में first part पढ़ा था, अभी अपन second part पढ़ते हैं. The name of the chapter is Money and Banking. So this I should tell you कि this video is beneficial for all types of boards exam, मतलब CBSE हो, MP board हो, CG board हो, every type of board exam. So please watch the video, and if you like the video, like करो, share करो. और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हो और पेज पे आए हैं चैनल पे, तो यू कैन सब्सक्राइब इट सो दैट नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो अपलोड होगा यू वुड गेट नोटिफाइड. आज अपन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स आरबीआई के बारे में. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द एपेक्स बैंक. मतलब जैसे इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे हमारी फैमिली होती है, फैमिली में एक पर्सन हेड होता है. जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम उस हेड के पास जाते हैं और वो हेड सारे सोल्यूशंस देता है. या ये बोलिए कि जो भी हेड होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन डिटरमाइन करता है जो हमें फुलफिल करने होते हैं फैमिली में रहने के लिए. ठीक है, तो सेम वे में आरबीआई भी होता है, जो गवर्निंग अथॉरिटी होती है हमारी कंट्री को कैसे रन करना है, सारा बैंकिंग सिस्टम का हेड जो होता है वो आरबीआई होता है. इतना आपको पता होना चाहिए. तो लेट्स मूव ऑन टू वन लाइनर्स. तो फर्स्ट वन लाइनर इज दैट कि आरबीआई स्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935. 1935 में जो आरबीआई है वो क्या हुआ था, स्टैब्लिशमेंट हुआ था. नेक्स्ट इज दैट कि द आरबीआई या फिर हम बोले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नॉट ओनली दी सेंट्रल बैंक बट इट्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, जो सेंटर में है ना. तो इट वाज नेशनलाइज्ड इन जनवरी 1949. 1949 में ये नेशनलाइज हुआ था, मतलब नेशनल लेवल पे वर्क करना स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कि आरबीआई के कुछ फंक्शंस होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फंक्शंस आपको पता होना चाहिए. द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई इज टू इशू करेंसी नोट्स, मतलब जो भी प्रिवेलिंग करेंसी हमारी कंट्री में चल रही है उनको इशू करना. नेक्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोल, मीन्स यू हैव टू कंट्रोल दी क्रेडिट की मार्केट में लिक्विडिटी कब बढ़ाना है, पैसे कब मार्केट में ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए. अभी आप जैसे पढ़ ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे, न्यूज़ में आ रहा है कि आरबीआई ने रेट्स जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर दिया है. तो सेम वे में क्रेडिट का कंट्रोल कौन करता है, मैनेजमेंट कौन करता है कंट्री में, तो इट वुड बी आरबीआई. नेक्स्ट एडवाइजर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एडवाइस करने वाला भी कौन होता है, आरबीआई ही गवर्नमेंट को एडवाइस करता है. नेक्स्ट इज रेगुलेटरी फंक्शन, मींस इट डिटरमाइन द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द होल कंट्री या फिर होल बैंकिंग सिस्टम. तो रेगुलेटरी फंक्शन. नेक्स्ट इज क्लियरिंग एजेंट, मतलब कि जब अपन गुड्स को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अ कंट्री टू अनदर, तो इट वर्क एज अ क्लियरिंग एजेंट, वो वर्क्स को वर्क करता है. या फिर हम जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज क्रिएट करते हैं, तो उसका भी काम कौन करता है, आरबीआई करता है. नेक्स्ट बैंकर्स टू बैंक, सीधी सी बात है, सारे बैंकर के लिए क्या है, बैंक है. हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है हम बैंक के पास जाते हैं, बट बैंक को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कमर्शियल बैंक को, वो किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास. ओके. नेक्स्ट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे जब हम कहीं प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं कि पेरेंट्स आओ हेल्प करो. सेम वे में अगर कमर्शियल बैंक फंस जाते हैं तो उनको भी कौन हेल्प करता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. जैसे अभी आपने सुना था पीएनबी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारे बैंक्स को प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो सब वहीं पर जाते हैं. नेक्स्ट इज दैट एसएलआर और सीआरआर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एसएलआर जो होता है वो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एंड सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो. ध्यान रखिए स्टूडेंट, एसएलआर जो होता है इट इज़ अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, मींस नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी विच कमर्शियल बैंक केप्ट विद देम. मतलब कि जो भी उनकी लाइबिलिटी है, मतलब जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे आए हैं पब्लिक से, तो उनका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, सो दैट अगर कभी लिक्विडेट की कंडीशन हुई तो हम उसको रीपे कर पाएंगे. इट वुड बी नोन एज एसएलआर. नेक्स्ट इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो. तो इट इज़ द टोटल कैश डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, मतलब कि ये कमर्शियल बैंक जो भी आरबीआई के पास पैसे रखता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सीआरआर. ओके. तो जब क्रेडिट को कंट्रोल करना होगा तो सीआरआर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा. अभी आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि सीआरआर जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. ओके. नेक्स्ट इज नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म दे रखा है दैट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नेक्स्ट आपको जो है वो कुछ कमिटीज़ दे रखी है, उन कमिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी कमिटी क्या वर्क करती है. तो फर्स्ट इज नरसिम्हन कमिटी जो होता है, इट इज़ रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, मींस बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है नरसिम्हन कमिटी, जो वर्किंग स्टार्ट हुई थी जिसकी 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम पे. नेक्स्ट जो है वो गोइपोरिया कमिटी है, इट इज़ रिलेटेड टू कस्टमर सर्विसेज एंड बैंक, जो भी हम कस्टमर सर्विसेज करते हैं, जैसे नेट बैंकिंग कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग करें, तो ये सारी सर्विसेज जो होती है कस्टमर की सर्विसेज होती है, इट्स रिलेटेड विद गोइपोरिया कमिटी जो बनी थी. नेक्स्ट इज बैंकिंग लोकपाल स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2011. आप सबको पता होगा कि लोकपाल जब आया था 2011 में, तो वो बैंकिंग में कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो 2011 में ही इम्प्लीमेंट हुआ था. ओके स्टूडेंट, अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इट इज़ रिलेटेड विथ मनी सप्लाई. तो फर्स्ट आप जान लीजिए कि रेपो रेट क्या होता है. तो रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय आरबीआई ऑन बोरोइंग बाय कमर्शियल बैंक, मतलब कि जब भी आरबीआई
सॉरी, जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो आरबीआई के पास जाएंगे, तो आरबीआई उनको पैसे दे तो देगा, बट कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इट वुड बी नोन एज रेपो रेट। उल्टा हो गया अब रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो मतलब उल्टा, पहले कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जा रहे थे, अब आरबीआई किसके पास आ रहा है? कमर्शियल बैंक के पास। या ये बोले कि जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास। ओके, तो इट वुड बी रिवर्स रेपो। तो रिवर्स रेपो इसी को बोलते हैं अपन कि द रेट बाय विच द आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। सेम वे में आगे हम बात करते हैं कि वन लाइनर जो है वो है मनी सप्लाई से रिलेटेड। तो इसमें M1 दे रखा है, मतलब फर्स्ट मनी, सेकंड मनी, थर्ड मनी, फोर्थ मनी। तो मनी सप्लाई मतलब पूरी इकोनॉमी में पता है हर तरीके से मनी का सप्लाई होता है। तो हमको टोटल देखना है कि पूरी इकोनॉमी में कितना सप्लाई हुआ है मनी का। तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो M1 मतलब C प्लस डी डी प्लस OD, कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर बैंक डिपॉजिट। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट लिक्विड मेजर होता है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात ये कि M1 इज मोस्ट लिक्विड मेजर या फिर मोस्ट लिक्विड मनी होती है। नेक्स्ट इज M2। M2 कैसे आता है? तो M1 में अपन क्या कर देते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट को ऐड करते हैं। यू नो दैट पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट्स खुलते हैं सेविंग अकाउंट, तो उसकी डिपॉजिट को ऐड कर दो, तो इट वुड बी नैरो मनी। मतलब M2 को अपन क्या बोल सकते हैं? नैरो मनी। आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि किसको कौन सी मनी बोलते हैं। नेक्स्ट इज M3। इसका फॉर्मूला दे रखा है M1 प्लस नेट टर्म डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। इसको अपन बोलते हैं M3 को ब्रॉड मनी या कॉमनली यूज्ड मनी, क्योंकि जनरली यूज्ड होती है। नेक्स्ट इज M4। M4 को अपन बोलते हैं लीस्ट लिक्विड मनी। आप ध्यान रखिए 1 और 2 जो है वो मोस्ट लिक्विड मनी है, M3 एंड M4 जो है वो लीस्ट लिक्विड मनी, बहुत कम लिक्विड हो पाते हैं, मतलब लिक्विडेट नहीं हो पाते। ओके, तो दिस वीडियो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। थैंक यू।